मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। सिर्फ हमें राशन नहीं चाहिए, हमें अभी घर नहीं चाहिए, हम अपना कमा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी दौलत है ना वो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है। हम उसको लेके ये आगे आए हैं। अगर हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा सरकारी स्कूल में तो हम क्या करेंगे सर? यहाँ पर राहुल गांधी आकर के क्यों नहीं बोलेंगे? इनके बारे में खड़गे क्यों नहीं बोलेंगे? इनके बारे में आतिशी मार लेना क्यों नहीं जाकर के विधानसभा के बाहर चिल्लाएंगी? उसके पीछे का कारण सिर्फ एक है कि ये वोट बैंक नहीं है। मेरा लड़का है, ये लड़की है, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका मतलब अपर आईडी की वजह से 11वीं में से निकाल दिया है, एक को 12वीं में से पढ़ते हुए निकाल दिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम आत्महत्या ही कर लें। वहाँ से निकले, यहाँ पर आए और बड़ी उम्मीद लेके आए थे, अब वहाँ पर यहाँ हमारे बच्चे को फिर पढ़ाया नहीं जा रहा सर। बहुत अच्छी खुशी। क्या आप अभी पढ़ाई कर रही हो? कौन सी क्लास में? मेरा एडमिशन नहीं हो रहा। आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को। मैं पाकिस्तानी हिंदू जो रहते हैं उनकी गली तक ले चलूंगा आपको। जी हाँ, इस वक्त मैं उस क्षेत्र में हूँ, ये आदर्श नगर का इलाका पड़ता है और यहाँ पर कई सारे सैकड़ों पाकिस्तानी जो हिंदू शरणार्थी इस वक्त भारत में आए हुए हैं, लंबे समय से वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर उन्होंने अपनी छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना रखी हैं और बड़ी समस्याओं के बीच अपनी इस जिंदगी को जी रहे हैं। और इसी बीच उनके ऊपर एक और पहाड़ आ टूटा है। बड़े बड़े पहाड़ इनके ऊपर किस प्रकार से टूटते हैं, कई बार इनके जो ये घर है उनको तोड़ने का नोटिस दे दिया जाता है कि तुम लोग यहाँ पर इलीगल वे में रह रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि दूसरी तरफ यहाँ से थोड़ी दूर पर बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हैं, उनकी भी बस्तियां हैं। उसको लेकर के जहांगीरपुरी में ऐसे न जाने कितनी झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है, उसको लेकर के कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन इसके ऊपर सबसे पहले सरकार की नज़र पड़ जाती है। दूसरी चीज़ कि जब ये बच्चे अपना एडमिशन करवाते हैं किसी भी सरकारी स्कूल में, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। जब ये अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट भी कर लेते हैं तो कई बार उसको गलत तरीके से बता करके उनका नाम काट दिया जाता है। इस वक्त ये वही पाकिस्तानी बच्चे हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी हिंदू बच्चे हैं जो इस वक्त भारत में आए हुए हैं और मैं इन्हीं से बातचीत करके आपको बताऊंगा। आप में से एडमिशन आपका नाम काटा गया है? सर, नाम नहीं काटा, अभी वार्निंग दी है। अच्छा, आपको वार्निंग दी गई है? यस सर। क्या कहा गया है? वो आधार कार्ड की अपर आईडी नहीं बन रहे, इसलिए अपर आईडी बनवाएंगे तब तक वो। ठीक है, बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए। क्योंकि वो अपार आईडी नहीं बन पा रही है? यस सर। तो इस वजह से आपका नाम काट दिया जाएगा, ये बोला गया? हाँ यस सर। अच्छा, क्या आप ये पूरी समस्या हमें थोड़ा ठीक तरीके से समझाएं? सर देखिए, इस हिंदू रिफ्यूजी कैंप में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एडमिशन हो ही नहीं रहा है। अच्छा। और जिनका हुआ है, अब मेरा लड़का है, ये लड़की है, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका मतलब अपर आईडी की वजह से 11वीं में से निकाल दिया है, एक को 12वीं में से पढ़ते हुए निकाल दिया। अब देखो सर, हम छोटे सी मतलब 8-10 साल, कितने 12वीं तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। बच्चों ने मेहनत करी है। जैसे ये लड़का है 9th में है, अभी 9th के तो एग्ज़ाम देगा, लेकिन 10th में उसको प्रिंसिपल ने खास मना कर दिया है कि भाई इसको हम नहीं बिठाएंगे क्योंकि इसकी अपर आईडी नहीं बन रही है। अपर आईडी इस वजह से नहीं बन रही है क्योंकि इसका आधार कार्ड जो है सस्पेंड हो गया है। अब सस्पेंड की वजह से हमारे पास सर देखो, हम इलीगल तो आए नहीं हैं, हमारे पास सारा लीगली तरीके से, मेरे पास LTV है, लॉन्ग टर्म वीज़ा, जो होम मिनिस्ट्री से मिलती है हमको। इसके अलावा जो है हमारा पासपोर्ट, वीज़ा, सब कुछ क्लियर है। और उसके बिहाफ पर हमने ये पासपोर्ट, ये आधार कार्ड बनवाया था, वो भी सारी वेरिफिकेशन करवा चुके हैं। उसमें से मेरे परिवार में से मेन जो मेरे परिवार का एक ही लड़का है, मतलब उसका ही नाम मतलब आधार कार्ड सस्पेंड हो गया, और जिसकी वजह से मैं लगभग एक साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। जब मैं जाता हूँ मुझे कहते हैं कि 3 महीने के बाद आना, 6 महीने के बाद आना, ये प्रोसेस है। अच्छा, ये आधार कार्ड के दफ्तर वाले बोलते हैं या प्रिंसिपल साहब बोलते हैं? नहीं, आधार कार्ड के दफ्तर वाले हैं। क्योंकि मैं आधार कार्ड सही करवाने के लिए दौड़ रहा हूँ ना। हमारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हमें तो मतलब आधार कार्ड तो हमारा खोला जाए ना, जो उन्होंने गवर्नमेंट ने जो बनाया हुआ है कि भाई आधार कार्ड बनवाने के लिए वैलिड वीज़ा और वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो मेरे पास है वही मैंने दिखाया। फिर भी 1 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ। अब मेरे बच्चे को 10th क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा तो सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा होगा ना। मैं अभी 10वीं में एडमिशन ही नहीं होने दिया जाएगा? नहीं, 10वीं में एडमिशन नहीं होगा। ये अपार आईडी के रूल्स हैं। ये भी मैं प्रिंसिपल सर के पास लेके गया हूँ कि सर यार मेहरबानी करो, ये बच्चा माइनर है, माइनर का जो है अपर आईडी ऑफलाइन में
बन जाती है माता पिता के आधार कार्ड पे, उससे भी नहीं हो रहा क्योंकि हमारे बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जा रहा। इसके अलावा मेरे कैंप में मैं इधर बच्चों को मतलब जो पाकिस्तान से बच्चे आते हैं शरणार्थी, उनको पढ़ाता हूँ, उसके बाद उनका एडमिशन करवाता हूँ। अब पहले तो एडमिशन हो जाता था आधार कार्ड पे, आधार कार्ड बनना बंद हो गया। अब नए जो लोग आए उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है। जब से ये पहलगाम अटैक हुआ था तब से लोग तो आए हुए हैं, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, प्रोसेस में, लेकिन एक लंबा प्रोसेस लगभग 1 साल होने आया है, अभी तक वो जो है वीज़ा नहीं बढ़ी है उनकी। तो वीज़ा ना बनने के कारण उनका आधार कार्ड भी नहीं बना। अब हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे सिर्फ हमें राशन नहीं चाहिए, हमें अभी घर नहीं चाहिए, हम अपना कमा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी दौलत है ना वो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, हम उसको लेके ये आगे आए हैं। अगर हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा सरकारी स्कूल में तो हम क्या करेंगे सर? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम आत्महत्या ही कर लें। वहाँ से निकले, यहाँ पर आए और बड़ी उम्मीद लेके आए थे, अब वहाँ पर यहाँ हमारे बच्चे को फिर पढ़ाया नहीं जा रहा सर। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बात मैंने पहले भी कई सैकड़ों बार बोल रखी है कि अगर हिंदुओं का कोई देश है इस वक्त में तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत बचा हुआ है। और उस भारत में भी अगर ऐसे बच्चे जो कि एडमिशन के लिए यहाँ पर आते हैं, इनके माता पिता, इनका कहना है कि हमें बांग्लादेशी रोहिंग्यों की तरह 5-5 किलो का मुफ्त राशन का कट्टा नहीं चाहिए, हमें किसी प्रकार का कोई झुग्गी झोपड़ी घर बना करके आपसे मकान नहीं चाहिए, सरकारी मकान की भी हमें आवश्यकता नहीं है। हमारी बस इतनी सी मांग है कि जो बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जिनका एडमिशन हम यहाँ पर बड़ी मुश्किल से करवाते हैं, उनको पढ़ाया जाए। और उस बीच में क्या होता है कि जब इनके बच्चों का एडमिशन काट दिया जाता है या फिर बोल दिया जाता है कि हम आपको आगे की शिक्षा में प्रमोट नहीं करेंगे, आगे की क्लासेस में प्रमोट नहीं करेंगे, तो उसके बाद ये जाते हैं अलग अलग सरकारी दफ्तरों में। और दुख की बात तो यह है कि जितने बड़े से बड़े अधिकारी या फिर प्रिंसिपल बैठे हुए हैं उन दफ्तरों में या फिर स्कूलों में, वो इनकी बात को नहीं सुनते हैं, वो इनकी बातों को इग्नोर करते हैं, बोलते हैं कि तुम तो पाकिस्तानी हो, हम तुम्हारी बातों को क्यों तवज्जो दे। भाई साहब, ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को छोड़ करके हिंदुस्तान को इसलिए चुना क्योंकि इनको पता है कि उस सरजमी से ज्यादा महत्वपूर्ण इनके लिए ये सरजमी है। वहां पर इनको ज्यादा समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी, इसलिए वो लोग भारत में आए। और चूंकि इस वक्त सरकार भी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, तो लोगों के मन में एक और अपेक्षा रहती है कि ये सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इन बच्चों का एडमिशन ना हो पाना, इनका नाम काट दिया जाना, आप रोहिंग्या बच्चों को एडमिशन देंगे आपके स्कूल्स में, जिन स्कूल में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं भी उसी स्कूल का छात्र रहा हूं, मजे की बात देखिए, और उसी स्कूल में कितने रोहिंग्या मुसलमान बच्चे हैं जो जहांगीरपुरी सी ब्लॉक से जाकर के पढ़ते हैं, उनका एडमिशन है, वो पूरी अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं, लेकिन इन पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को एजुकेशन कंप्लीट क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? मेरा सबसे बड़ा सवाल है ये। आखिरकार ये कब तक देखने को मिलेगा कि इस देश में हिंदुओं की ही शिक्षा को, हिंदुओं के ही देश में अगर आप उन्हीं के राइट्स को खत्म करेंगे? और ये देश तो शिक्षा का देश है, स्वामी विवेकानंद का देश है ये, और वहां पर अगर ये होगा कि राइट टू एजुकेशन, जो कि इस देश की सबसे बड़ी नींव है, उसी को समाप्त कर दिया जाएगा, तो इन बच्चों का क्या होगा? और ऐसा नहीं है कि आम बच्चे, ये गाने बजाने में भी हर एक चीज में बहुत अच्छे हैं। मैं एक बारी आप बहुत अच्छा गाते हो गुड़िया, इधर आओ, क्या नाम है आपका? खुशी। तो ये खुशी जी हैं, जब हम लोग यहाँ पर आए तो इन्होंने मुझे बताया कि ये गाती वगैरह अच्छा है, मैंने इनके पहले भी वीडियोस देखे हुए थे, तो आप हमें कुछ गा के सुनाएंगी खुशी? सुनाइए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी शरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, निर्धन के सहारे हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ,
बहुत अच्छी खुशी। क्या आप अभी पढ़ाई कर रही हो? कौन सी क्लास में हो आप? मेरा एडमिशन नहीं हो रहा। अभी आपका एडमिशन नहीं हो पाया? जी। बताइए, इतने टैलेंटेड बच्चे, मतलब लेजिट मेरे को इतना अच्छा लग रहा है भाई साहब यहाँ पर आकर के, और मैं बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यपूर्ण समझता हूँ कि मैंने इस बच्ची के आंखों से, और आप देखिए कि एक बार इसकी आंखों पे गौर करिए कि कितनी मासूमियत है, और इतने ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे ये किसी प्रकार की, अगर मैं जहांगीरपुरी के उन्हीं इलाकों की बात करूँ जहाँ पर रोहिंग्या बच्चे रहते हैं या फिर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, वहाँ के बच्चों को अगर आप यहाँ से कंपेयर करिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये छीना झपटी नहीं करते हैं, ये चोरी नहीं करते हैं, मारपीट नहीं करते हैं। इनके आंखों में आपको मासूमियत दिखेगी, और ये गा रहे हैं कि गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, और ये इस देश से भी आग्रह कर रहे हैं कि हमें अपनाइए, क्योंकि हम आप ही के आदमी हैं। जो समस्या हम लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। पाकिस्तान में जिस प्रकार से हिंदुओं की जनसंख्या एक समय पर 17-20% के आसपास होती थी, आज वो मात्र 0 कुछ प्रतिशत पर आकर के रह गई है। और वहां पर अगर ये लोग हिंदुस्तान में वापस नहीं आएंगे, हिंदुस्तान में अगर इनको शिक्षा नहीं दी जाएगी, पढ़ाई लिखाई नहीं दी जाएगी, बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं, बड़े बड़े नारे लगते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपकी बेटियां बचकर बहुत मुश्किल से आई है वहां पर, इन्हें पढ़ाइए। ये रियल इशू है और उस पर बात करनी पड़ेगी हम सबको। और क्या क्या समस्याएं हैं साहब, मुझे आप थोड़ा बताइए। सर हमारी सारी समस्याएं बस यही है कि हमारा बच्चों को पढ़ाया जाए। हमारा मोदी जी से ये आग्रह है, अमित शाह जी से भी आग्रह है, और जितने भी जो बड़े अधिकारी हैं उन सब से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे बच्चों के लिए सोचा जाए, हमारे बच्चों को बेस्ट तालीम दी जाए ताकि हमारे बच्चे आगे पढ़ सकें और भारत का नाम रोशन कर सकें। यहाँ पर बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं। मैं इन बच्चों को 2018 से यहाँ पर ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे स्टूडेंट इतने होशियार इंटेलिजेंट हैं और उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा, या तो उसका एडमिशन है तो 11वीं 12वीं में उनको निकाला जा रहा है। और दूसरी बात, सबसे मज़े की बात, पूरे दिल्ली के अंदर एक हमारे जितना कैंप है पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजी का, उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, ना छीना झपटी के, ना किसी मारपीट के, ना किसी बदमाशी के। पूरे रेफ्यूजी कैंप में किसी भी व्यक्ति के ऊपर वो आप सर्च कर सकते हो और पुलिस स्टेशन में जाके पूछ सकते हो, कोई भी केस नहीं है सर। सब प्रेम भाव से रहने वाले हैं, सब एक दूसरे की इज्जत करने वाले, रिस्पेक्ट करने वाले हैं। हमने ये नहीं सोचा था कि हमारे साथ इतना बड़ा मतलब ये घाव हमें लगेगा। जो हमारा ये घाव है ना सर, हमें बहुत मतलब बहुत दुखित है हमारे लिए बच्चे ना पढ़ना। इस इलाके में रह चुका हूँ, मतलब मेरी ज़िंदगी के 12-13 साल में जहांगीरपुरी में रहा हूँ, और इस जहांगीरपुरी की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ तो इसी जहांगीरपुरी में अगर आप सी ब्लॉक के इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर रोहिंग्याओं की बस्ती, और ये मैं ओपनली ऑन कैमरा कह रहा हूँ। और वहाँ पर अगर आप जाइएगा तो रात्रि के समय में आप वहां पे चल के नहीं जा सकते, क्योंकि आपको डर लग रहेगा कि आपके साथ कोई छिनैती ना हो जाए, आपका सामान ना छीन लिया जाए या फिर चोरी ना हो जाए। लेकिन यह कितने मजे की बात है कि इस रेफ्यूजी कैंप की, जैसा कि मास्टर साहब ने बताया, इन्हीं सारे बच्चों को पढ़ाते हैं ये। अगर उनका स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो उनको घर पे ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस पूरे रेफ्यूजी कैंप में एक भी व्यक्ति के ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं है, कोई केस नहीं है। तो ये कितनी सुभग, कितनी अच्छी बात है। और आप एक सिंपल सी बात बताइए ना, हम क्यों उन रोहिंग्याओं को, या फिर हम क्यों उन जो मुसलमान हैं, जो विदेशी मुसलमान हमारे यहाँ आकर के बसते हैं और हमारे ही क्षेत्र को, हमारे ही इलाकों में आकर के हमारे ही ऊपर घाव डालने का प्रयास करते हैं, हम उनको क्यों शरण दें? और दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पर आए हुए हैं, आप कभी उनको नोटिस भेज दे रहे हैं? आपके यहाँ पर नोटिस भी आया हुआ है इन इलाकों में कि ये घर तोड़े जाएंगे? नहीं सर, नोटिस तो अभी तक नहीं आया, लेकिन मजनू का टीला पे आया था, उसमें स्टे लग गया। हमारा अभी स्टे नोटिस नहीं आया हुआ। अच्छा, इस तरफ नहीं आया हुआ है। नहीं। तो आप देखिए, MKT जो मजनू का टीला है उसके पीछे की तरफ जो रेफ्यूजी कैंप बनाया हुआ है, वहां पर नोटिस आया हुआ है कि हम ये झुग्गियां तोड़ देंगे। पूरी दिल्ली में ऐसे सैकड़ों बस्तियां मैं आपको बता सकता हूं जहां पर रोहिंग्या रहते हैं, और वो झुग्गियां ऐसे बनाई हुई है इतनी घटिया और इतनी इलीगल वे में कि वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तानी हिंदू है तो कार्रवाई होगी। अब यहां पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता? यहां पर राहुल गांधी आकर के क्यों नहीं बोलेंगे? इनके बारे में खड़गे क्यों नहीं बोलेंगे? इनके बारे में आतिशी मार लेना क्यों नहीं जाकर के विधानसभा के बाहर चिल्लाएंगी? उसके पीछे का कारण सिर्फ एक है कि ये वोट बैंक नहीं है। अगर ये वोट बैंक होते तो अब तक आतिशी, अरविंद केजरीवाल, कोई भी विपक्ष का बड़े से बड़ा नेता वो छाती पीट रहा होता जाकर के। विपक्ष के नेताओं को आलतू फालतू का हर एक मुद्दा नजर आएगा, लेकिन इन रेफ्यूजी कैंप में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में ये नहीं सोचेंगे। और आप देखिए, मैं एक बार ये इलाका दिखाना चाहता हूं कि कितनी मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बार देखिए आप, ये आसपास के क्षेत्र देखिए, चारों तरफ आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे, और उस बीच में इन्होंने अपने छोटे छोटे घर बना रखे हैं। इसमें बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं ये लोग। और ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। आप में से कौन, मतलब और कौन सी क्लास में से हैं आप लोग? कौन सी क्लास में हो भाई? 9th क्लास में। 9th क्लास में हो?
तो अभी एडमिशन हो रखा है तुम्हारा लेकिन काट दिया गया। हाँ नहीं वार्निंग दी है मेरे को। वार्निंग आपको भी दी बोला आपको निकाल दिया जाएगा 10th में। क्यों, क्या कारण बताया गया? अपार आईडी नहीं बन रही, मेरा आधार कार्ड सस्पेंड हो गया है। पढ़ाई लिखाई करते हो अच्छे से? हाँ अच्छे से। क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट है तुम्हारे, बताओ? हिंदी, मैथ, इंग्लिश, हाँ। SST और बहुत सारे भी। मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैं उनके इलाकों में भी जाता हूँ तो मुझे पता है ना, वो सब्जेक्ट भी नहीं बता पाते। मैं आपको रियल इशू बता रहा हूँ। और ये देखिए, वंदे मातरम बोलने में तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं। बोलना एक बारी वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमें वंदे भारत तो क्या, हम भारत में जो भी भारत का संविधान है जो भी है उसको हम फॉलो करते हैं। हाँ, और भारत हमारा हिंदुओं का देश है। हम वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो कब क्या करेंगे फिर? हमारा आने का ही इधर मतलब दुश्वार है, हम क्यों आते हैं फिर इधर? अब आपको एक छोटा सा डिफरेंस दिखाता हूँ। हमारी साथी जो है वो अलग अलग इलाकों में जाती है और उनसे जब वंदे मातरम बुलवाती है तो वो लोग बोलने से मना कर देते हैं। यहाँ पे सारे बच्चे, बाबू वंदे मातरम बोलना। वंदे मातरम। आप बोलना बेटा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए कितनी छोटी सी बच्ची, इसने भी बोला वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस। ये आपके देश के लोग हैं, ये आपके देश के रियल इश्यूज को लेकर के खड़े होंगे, ये आपके देश के आगे जाकर के IAS IPS अधिकारी बन सकते हैं और किस प्रकार से ये और रेफ्यूजीज की हेल्प करेंगे और इस देश को, क्योंकि इन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की हुई हैं। जितने भी बच्चे यहां पर हैं ये दूसरे देश से यहां तक प्रॉब्लम को फेस करके आए हुए हैं और यही अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि कैसे इस देश को हम और सुधार सकते हैं और शिक्षा ग्रहण करके और अपने जैसे और नए बच्चे खड़े कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर सरकार की नजर जाए, इनकी समस्याओं के ऊपर हम सभी की नजर जाए, क्योंकि ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान को छोड़ करके आए हुए हिंदू हैं जो अब हिंदुस्तानी बन चुके हैं और इस देश में रह करके वंदे मातरम बोलने का काम करते हैं और इस देश को अपना मानने का काम करते हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इन बच्चों के लिए मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जो स्टेट गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप जिसको टैग करना चाहे उनको टैग करिए और उनकी समस्याओं को उन तक पहुंचाइए ताकि ये समस्या दुनिया की नजरों में आए और इसके बारे में दुनिया जाकर के बात करे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।